अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पिरिकल विजडम, अखंडता का पहला प्रतीक विश्वविद्यालय। रिलेटिविटी, डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन नो इट फुली? क्या आइंस्टाइन जी को रिलेटिविटी पूरा ज्ञान था? ये देखने की हम कोशिश करेंगे, या रिलेटिविटी को समझने की कोशिश करेंगे, या इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करें जो मैंने इस पिक्चर के नीचे लिखा है, E इक्वल टू mc²। ये दुनिया का एक महान वैज्ञानिक कंसेप्ट है। अब इसे समझने की हम कोशिश करेंगे, इसका रिलेटिविटी से क्या संबंध है और इसका आधार भारत के साथ कैसे है। मैं शुरू से कह रहा हूं, मेरा धर्म अखंडता है, इम्पेकेबल विजडम है, जिसमें किसी किस्म की कोई त्रुटि ना हो, संपूर्ण हो, पूर्ण हो, अखंड हो और हर तरीके से मुकम्मल हो, जिसके आधार पे हम दुनिया को ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान अखंडता के साथ दे सके। और मेरा सबसे बड़ा अनमोल आविष्कार दिव्यांग है, मैथमेटिकल डिजाइन, जिसके साथ कुदरत की सारी खूबसूरत चीजें बनी हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन 22/21, 10 stages of development और 0.344 is third stage of dissolution or maturation। और जो अंत में मैंने दिखाया है, इस दोनों चीजों के आधार पे हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जो साइंस समझने की कोशिश कर रही है, जो अखंड भारत ने दुनिया को मैथमेटिक्स दिया है, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अखंडता दी है, उसके आधार पे हम रिलेटिविटी को और आइंस्टाइन जी की विचारधारा को और उससे पहले उसके बाद क्या हुआ है वो समझने की कोशिश करेंगे। ये पिक्चर मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं क्योंकि दिव्यांग एक मैथमेटिकल डिजाइन है, कांस्टेंट है, जो हर तरीके से संपूर्ण है, अखंड है। तो अखंड अपने आप में एक पिक्चर है, वही चीज इसमें भी देखी जा सकती है। इसके आधार पे ही मैंने सब चीजों को समझा है। अगर दुनिया का कंसेप्ट जो दिव्यांग के साथ जुड़ा है, अखंड के साथ जुड़ा हुआ है, मैं वही दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे डाइवर्जेंट रिलेटिव वर्ल्ड के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इसके कारण कंफ्यूजन है। हम अखंडता से देखेंगे तो कंफ्यूजन को कम कर सकते हैं। यही मेरा विषय है, यही मेरी विचारधारा है, यही अखंडता है। इसी अखंडता को आधार करते हुए हम आगे चलना चाहेंगे। आप इस पिक्चर को देख लीजिए, ये ब्रह्मांड की पिक्चर है, महाब्रह्मांड की पिक्चर है। इसमें आप बीच में सूरज को देख सकते हैं या रोशनी को देख सकते हैं, विचारधारा को सकते हैं। और सारी दुनिया यही कहती है कि जो भी है वो इसी के अंदर है और हर चीज सूर्य से ही, रोशनी से ही, प्रकाश मात्र ही है। ये भी विचारधारा सब जानते हैं कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन नेचर, क्रिएशन, रोशनी ही है। और ये चीज इस पिक्चर में साफ नजर आती है। और इसी चीज को समझाने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस फार्मूला को बनाया था। आप इसे समझने की एनर्जी जो है, जो अखंडता है, जिसमें मैटर नहीं है, मगर वो मैटर को जो भी लाइट की फ्रीक्वेंसी है, स्पीड है, या जो भी जिस तरीके से वो चलती है, उसका स्क्वायर रूट करने से ही एनर्जी है। ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो साइंस ने माना है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये वो डिटेल है, मेरे लिए उस तरफ जाना, उससे सवाल उठाना पैदा नहीं होता है, मगर इसे समझने की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं। अब जो सूरज की रोशनी, या सूरज हीलियोसेंट्रिक है, या हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं उसका सूरज ही प्रिजाइडिंग डेटी है, या अंतर है, या सेंटर है, आध्यात्मिक है, वो भारत जानता था। मगर जहां तक कि वेस्ट की बात है, पश्चिम भारत जहां पे साइंस ने डेवलप होना शुरू किया, एक विचारधारा डेवलप होना शुरू हुई थी, वो कभी भी विचार से शुरू होती थी। और पहला विचार कि ब्रह्मांड का बिंदु सूर्य है, ये निकोलस कोपर्निकस ने पहली बार विचारधारा दी थी। ये चीज नासा भी मानती है। ये उनकी पब्लिश किताब 1543 में दी गई थी, उसके आधार पे है। ये विचारधारा ही गैलीलियो ने लेकर उस पर काम किया था और दुनिया को दिखाया था। मगर ये भारतीय परंपरा शुरू से जानती है
हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब गलीलियो जी के समय से पहले ही टेलीस्कोप का बनना शुरू हो गया था, तो उन्होंने जो सीख कर अपनी टेलीस्कोप बना के ब्रह्मांड को देखना शुरू की थी। जो पहली टेलीस्कोप है छोटी चीजों को देखने के लिए थी, मगर इन्होंने जो बनाया है वो बड़ी चीजों को देखने के लिए है। माइक्रोस्कोप भी अपनी जगह है, टेलीस्कोप भी अपनी जगह है जी, मगर सब एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। मगर इन्होंने जो 3 फेजेस वाली टेलीस्कोप बनाने के बाद ब्रह्मांड को देखना शुरू किया था, उसके आधार पे उन्होंने दुनिया को कोperनिकस के आइडिया को एक साधारण तरीके से सोचकर वैज्ञानिक रूप देकर कहा था कि सूरज ही सेंटर है, उसके बाद मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न जितने तक ही गए थे। आगे की डेवलपमेंट बाद में हुई है और बीच में जो कुछ भी है वो बाद में देखा गया है। मगर ये जो विचारधारा है वे अल्बर्ट आइंस्टाइन भी उनसे मान्य थे। जो ऊपर की पिक्चर है वो उस चीज को दिखाती है। अब हम आगे चलते हैं। गलीलियो के बाद जो महाविज्ञान दुनिया में आया है वो आइजैक न्यूटन है, जिसे मैकेनिक के बादशाह माने जाते हैं, फिजिक्स के फादर कहा जा सकता हूँ। मैं आज भी उनके 3 लॉज को यही मानता हूँ। वो महान वैज्ञानिक विचारधारा है जिसके आधार पे हम मैकेनिक को आज भी समझ पाए हैं। आज भी जितनी भी मैकेनिकल चीजें हैं दुनिया में बनाई जाती हैं, उसका आधार वो 3 लॉज पे ही है। पूरा मैकेनिक्स ऐसे ही है, हमारा पूरा इंडस्ट्रियल बेस ही ऐसा है, मशीनें ही ऐसी हैं। उस आधार पर उस तरीके से देखा जाए तो आइजैक न्यूटन को माननीय कहा जा सकता है, महर्षि कहा जा सकता है और वैज्ञानिक बहुत बढ़िया कह सकते हैं, जो आज भी माननीय है, पूजनीय है और हमेशा पूजनीय रहेंगे। मेरे लिए वो हमेशा पूजनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उन्होंने जब रोशनी को लेकर या यूनिफाइड फील्ड को बनाने में ग्रेविटी का जो दुनिया को दिया है, वो जो एप्पल फॉलिंग फ्रॉम एप्पल ट्री को देख के ग्रेविटी कहा कि ये एक फोर्स है जो आधार दो ऑब्जेक्ट के बीच में है। उसका जो फार्मूला था वो इन्होंने दिया था, वो भी माननीय है। अब उस फॉर्मूले के अगर हम देख के चलें तो एक चीज उभर के आती है, जो ग्रेविटी फोर्स है वो यूनिफाइड फील्ड का एक हिस्सा है जो 4 हिस्सों में बना है। सबसे पहला हिस्सा ग्रेविटी है, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म की दो ताकतें दोनों साथ में चलती हैं, बहुत पावरफुल है। और जो इनर फोर्स है और वीकर और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं जो न्यूक्लियस के बीच में है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। मगर जो चीज साफ उभर के आती है वो इलेक्ट्रॉन है और जिसकी शक्ति प्रोटॉन से 1036 कम है। यही चीज मैं दुनिया को दिखाने की, बहुत छोटी है मगर वो ग्रेविटी को बनाती है। और अर्थ की ग्रेविटी 1 है और मून की ग्रेविटी एक 1/6 है, जो 16% ऑफ अर्थ है। जो सूरज की ग्रेविटी है वो 28 टाइम अर्थ से ज्यादा है। ये चीज उनके टाइम पे जो उससे मिली हुई चीजें हैं, जो भी जानने के लिए जरूरी है कि अगर हमको ब्रह्मांड को समझना है तो हमें सूरज को समझना है, हमें भूमि को समझना है, हमें चांद को समझना है। जो तीनों को बाहर समझ लेता है और अंदर ईड़ा पिंगला सुषमा नाड़ी से समझ सकता है और दोनों को देख सकता है, तो वो अपने आप में संपूर्ण बन सकता है। मैं वही दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तंत्र विद्या में भी वही है, यंत्र विद्या में भी वही है, मंत्र विद्या में भी वही है, ज्ञान में भी वही है, विज्ञान में भी वही है, हर जगह वही है। वही दिव्यांग है, वही अखंड है, वही चीजें हैं। सब दोनों इकट्ठे हो गए तो मेरे को हर चीज को समझना आसान हो गया है। इसके आधार पर मैं इन महान ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषियों की बात भी आसानी से दुनिया के सामने कह सकता हूँ। अब आगे चलते हैं। अब बहुत बड़े महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, सारी दुनिया जानती है कि वो सबसे बेहतरीन है, क्वांटम फिजिक्स के मैकेनिक मालिक हैं और उन्होंने रिलेटिविटी में भी काम किया है। और उनका ही फॉर्मूला जो EmC² है, जो एनर्जी की बात करते हैं। आप जब एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पे यही कहा जाता है उसमें कोई मैटर नहीं है, मगर एनर्जी जो भी है मैटर को स्क्वायर ऑफ लाइट स्पीड करा जाए तो वही बराबर है। अब उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि एनर्जी एक तरफ है,
मैटर दूसरे से, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, जो ऊपर से नीचे है। आज भी जब मॉडर्न साइंस हम देखते हैं वो 3 स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। मगर जहां तक भारत की बात है, ये 5 चीजों को मानते, 5 तत्वों को मानते थे, 5 भूतों को मानते थे। पंचभूतों में सबसे जो बड़ा है वो आकाश भूता है, शायद उसे ही हम एनर्जी कह सकते हैं, प्लाज्मेटिक स्टेट ऑफ द मैटर कह सकते हैं, जो पदार्थों से निकला है मगर एनर्जी फॉर्म में है। और जो दूसरा है वायु है, तीसरा जो अग्नि है वो मैं ऑक्सीजन से जोड़ता हूँ, उसके बाद पानी आ जाता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। और जहां तक मैटर की बात है तो उसमें सारे के सारे मात्र एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, सेल्स, हर चीज मिली हुई है। वो अपने आप में एक विज्ञान है। मगर जो प्लाज्मेटिक स्टेट को, एनर्जी को साइंस ने पहली बार, वेस्टर्न साइंस ने दिखाया था तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इसलिए वो बहुत ही माननीय हो जाते हैं। मगर उन्होंने एक कंसेप्ट जो हमें दिया है, जैसे आप लेफ्ट पिक्चर में देखेंगे, उन्होंने देखा तो ग्रेविटी है वो सीधी लाइन की तरह नहीं है, वो कर्व करती है। सूरज के भी कर्व है, हर चीज कर्व है। वो कहीं ना कहीं अगेन अखंड भारत की पुरानी विचारधारा जो स्पंदन क्रिया के साथ है, जहाँ शिव जी के डांसिंग पिक्चर नटराजा जो चिदम्बरम में है, मंदिर में है, उसमें समझाने की कोशिश, उसमें भी मैंने यही दिखाया है कि वो आर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही रोशनी है। मगर इन्होंने जो कर्व दिखा दिया है वो एक सेकंड एलिमेंट था वेस्टर्न साइंस में कि कैसे चल सकता है, मगर उसमें फिर फोटॉन, प्रोटॉन्स, सब पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, उसके भी सब पार्टिकल्स हैं। इन सब चीजों की विषय क्वांटम फिजिक्स से आने से हमारी सोच, वेस्टर्न सोच और अखंड भारत की पुरानी सोच, वेद उपनिषद की एक साथ मिलने आ गए थे। जैसे अब वो चीज भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ये मैंने बता दिया कि E mc² जो है ये जीवन का एक बहुत बड़ा महान है, माननीय है, इसे मानते हैं। और यही चीज को मैंने आपको इस फार्मूला में भी दिखाया था कि एनर्जी जो भी है, जो सूरज की स्पीड है वो 300,000 किलोमीटर पर सेकंड है, या 186,000 माइल्स पर सेकंड है। इस चीज में मैं कोई विषय नहीं करना चाहता हूँ, ये साइंस का काम है, उन्होंने दिखाया है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इसके आधार पे एनर्जी, ये अब विचारधाराओं में भी है, कैसे भी है, मगर एक अच्छा फार्मूला है, हम उसको लेके चलते हैं। मगर जो भी है वही रोशनी को दिखाती है। पुरानी विचारधारा और साइंस कहीं ना कहीं एकजुट होकर दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत के, अखंड भारत की पुरानी विचारधारा थी या और कंसेप्ट की थी, और साइंस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, हम मिल रहे हैं। अब हम एक ऐसे विषय पे बात करते हैं जिसपे रिलेटिविटी मिली हुई है, चाहे वो सिंपल रिलेटिविटी है, जनरल रिलेटिविटी भी है। आज जब भी हम किसी पदार्थ की बात करते हैं, उसकी शक्ल की बात करते हैं, तो 3 चीजें लोग देख सकते हैं। एक है लेंथ, दूसरी है ब्रेड्थ, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कितना गहरा है, डेप्थ है। ये 3 चीजें लोग देख सकते हैं। उसके आधार पे ही डॉट सेंटर है, सर्कल है, वो स्फीयर बन जाता है, वही क्यूबिकल है। वो 3 एलिमेंट सब जानते थे, पहचानते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 एलिमेंट, जो फोर्थ डायमेंशन था वो टाइम एंड स्पेस था, जो आइंस्टाइन जी ने दुनिया को दिया था एज ए फोर्थ डायमेंशन, कि कैसे वो लाइट अपनी जगह है, टाइम अपनी जगह है, स्पेस अपनी जगह है, कैसे वो मिलकर काम करके दुनिया को दिखाते हैं। इस पिक्चर में वो चीज आसानी से नजर आती है। अब उसको डिटेल में समझने के लिए आपको अलग मेहनत करनी पड़ेगी। सब चीजें मैं एक वीडियो में तो दिखा नहीं सकता हूँ, मैं विचार दे सकता हूँ कि ये चौथा है। मगर मेरा मानना है कि अखंड भारत ये मानता था कि डेवलपमेंट में 10 स्टेजेस हैं, चाहे वही चीज हम विष्णु के 10 अवतार में देखते हैं, वो इत्तेफाक नहीं हो सकता है।
अगर ब्रह्मा 22/21 है, पावर ऑफ जो 10 है वो 10 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। ये चीज भी मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ। जो भी बायोकेमिस्ट्री लेवल पे है, स्ट्रक्चर लेवल पे है, 10 स्टेजेस हैं। अगर हम ब्रह्मांड को देखते हैं, हमारे सोलर सिस्टम को देखते हैं, तो अंदर 21 पार्ट है, उसका बाहर 22 है। मगर जो स्पाइरल गैलेक्सी है उसमें 10 सन हैं, 9 और 11 नहीं है। ये चीज भी अपने आप में विज्ञान को और पुरानी भारतीय अखंड भारत की परंपरा को दिखा देती है। ये 4th डायमेंशन है, मगर जो भारत मानता था वो 10 डायमेंशन है। अब लोग ये समझते हैं कि 10 डायमेंशन को कैसे देखा जाए, देख नहीं पाते हैं लोग, एक साधारण लोगों का काम नहीं है। मगर मैं आज दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मैंने देखा है, अपने दिमाग में देखा है, आपने वो शिव जी की 3rd आई से देखा है, ब्रह्मांड में देखा है कि कैसे दो डायनेमिक चीजें मेरे दिमाग के अंदर घुस रही हैं और किस डायमेंशन से जा रही हैं, वो अपने से सेपरेट होकर कौन कौन सी शक्लें बनाती हैं। तो जो शक्लें बनाती हैं वहां भी मुझे 10 ही नजर आते हैं, मगर थोड़ा सा अंतर है। ये पूरी 10 नहीं है, उसके बाद वो स्पाइरल चलते चलते अंदर और बाहर बाहर जाती है, तो वो चीज थोड़ी 10 से ज्यादा है। वो देखने की हम कोशिश करेंगे। मगर वेस्टर्न साइंस ने इस दिशा में कौन सा कदम लिया है, मैं अब वो समझाने की आपको कोशिश करता हूं। आप देखिए जी, एक नई थ्योरी आई है, स्ट्रिंग थ्योरी, जिसका अनुमान आइंस्टाइन के साथ शुरू हुआ था। उन्होंने कहा था कि 11 स्ट्रिंग्स हैं। अब तो काफी साइंटिस्ट इस विषय पे बात करते हैं। और वही स्ट्रिंग थ्योरी, जहां तक कि मैं मानता हूं कि वो मानते हैं कि 11 डायमेंशंस हैं। और अखंड सूत्र शिवभूषण शर्मा कहते हैं कि 10.34419 है। ये 10 नहीं है, ये 11 नहीं है, 10.344 इज अ प्रिसाइज कंसाइज वैल्यू। मेरा एक ही मतलब है, अखंडता चाहिए हमें, प्रिसाइज कंसाइज कंक्लूसिव मैथमेटिकल डिजाइन चाहिए। यही कंक्लूसिव डिजाइन है डेवलपमेंट का। जो स्ट्रिंग थ्री के 11 है, मगर ये परफेक्ट है। आप इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और सब एटॉमिक 3 पार्टिकल्स, ट्रिनिटी, त्रिदेव, सब उसी में आ जाते हैं। वही पिक्चर आप नीचे भी देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल कैसा है और ईच कंपाउंड कैसा है और सिंगल कैसा है, उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, वो चीजें मैंने नीचे पिक्चर में दिखाई हैं। मैं वही चीज एटॉमिक, सब एटॉमिक और छोटे से बड़े तक अखंड सूत्र के माध्यम से, अखंड विद्याश्रम के माध्यम से दुनिया को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें यही ज्ञान चाहिए जो दुनिया में एकत्रित सारे को एक ही हो, किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन न हो, सवाल एक हो, जवाब एक हो, हर चीज एक हो, कहीं भी विचारधाराओं में अंतर नहीं होना चाहिए। हमें साइंस को, मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को उस लेवल तक लेके जाना जो परफेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। जो डिफेक्टिव है वो दूसरे लोगों पे छोड़ दीजिए, डॉक्टरों का काम है। हमारा काम है सिखाओ कि जो परफेक्शन है, ताकि हम परफेक्शन को देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। मेरा मानना है कि इस विचारधारा की परंपरा सनातन धर्म ने वेद व्यास में ही, ऋग्वेद में ही रख दी थी। क्रिएशन से पहले जो भी था उसे शून्य कहा जाता है, इंफिनिटी कहा जाता है। उसमें अंधकार कहा जाता है, डार्कनेस है, तमस है। ये विचारधारा है, सबसे पुरानी है। उन्होंने यही कहा था कि वो वहां से शून्य से शुरू हुआ है, वही इंफिनिटी है, उसका कोई अंतर नहीं है। उसको डिफाइन करना किसी देव देवता के लिए भी पॉसिबल, कि उनका उदाहरण ही बाद में हुआ है। मगर मेरा मानना है कि हम मनुष्य इसको समझ सकते हैं, हमें वो शक्ति है, क्योंकि सारे का सारा ज्ञान आज भी आकाश कोश में है। और आकाश कोश आयनोस्फीयर के साथ जुड़ा हुआ है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी 8.73 है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में है। अगर हम 8 हर्ट्ज पूरे ब्रेन में आंखें खोल के अंध बंद के बना सकते हैं, तो हम आकाश कोश को पढ़ सकते हैं। अगर हम आकाश कोश को पढ़ सकते हैं, हमारा ज्ञान वहां से आ सकता है। हमें इंटरनेट, गूगल, किताबों की कोई जरूरत नहीं है। वहां संपूर्ण अखंडता है, उस वो साक्षी है, वो ओमनी पोटेंट है, ओमनी सेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, अंतर्यामी है, अंतर्यामिनी है, अंतर्विज्ञानी है, अंतर्प्रज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं। हम उसके आधार पे दुनिया को देख सकते हैं। वही चीज ऋग्वेद में उसका वर्णन किया गया है।
अगर हम आगे चलें, महर्षि यज्ञवल्क्य ने अपनी किताब बृहदारण्यक उपनिषद में स्पेस बनने से आकाश बनने से पहले प्राइमोर्डियल आकाश में क्या था, उन्होंने शून्य नहीं कहा था। ये कहा था कि जो भी चीज थी वो मृत्यु फॉर्म में है, ये डेड मैटर है, डार्क मैटर है, मगर इसका जो भी है वो अपने आप में सत्य है। मगर उन्होंने एक दे दिया था कि ये शून्य से नहीं है। अगर शून्य भी है, कोई भी चीज शून्य नहीं हो सकती है, कि अगर आधार भी होना है उसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वो क्या था उसका वर्णन नहीं किया है, मगर ये कह दिया कि जो भी था उसको लोगों को सोच के समझे आगे चल सकते हैं। मगर वो डेड मैटर है, डेड स्टेट है, जिसका एक्शन नहीं है, इनर्शिया में है। एंड वही सोचने की कोशिश दुनिया कर रही है, वेस्ट भी कर रहा है और भारत ने भी शायद किया है, मगर मैंने तो जरूर किया है। आप आकाश को से जो मुझे सर्विस मिली है, जो ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान मिला है, जो मैंने देखा है, उसके आधार पे मैं यही कह सकता हूँ, दिव्यांग के आधार पे यही कह सकता हूँ कि जो आकाश था उसमें नियॉन 21 के आइसोमर्स थे। जब वो इकट्ठे होते हैं उसकी बाहर रोशनी नहीं होती है, सारी अंदर आ जाती है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं, प्रोटॉन 10 हैं, न्यूट्रॉन्स 11 हैं। वो सेंटर में होने के कारण बाहर नहीं है, जब तक उसे चार्ज नहीं। यही आत्मा है, यही परमात्मा है, क्योंकि जिसे ना कोई काट सकता है, ना जान सकता है, ना पहचान सकता है। वो चीज इनर्ट मैटर में ही है। वो ब्रह्मांड में जो बनने से पहले था वो नियॉन 21 था, और नियॉन 21 और 21 इंक्लूड होने के बाद नियॉन 22 बना था। उसमें ही रोशनी आई थी। वही एनलाइटनमेंट है, वही आकाशभूता है, वही ई है जो आइंस्टाइन बात कर रहे हैं। हम अब उनकी बात यहाँ तक लेके आ गए हैं। उसका आधार अगर देखा जाए तो नियॉन 21 था, और दिव्यक भी 21 से 22 होकर 10.34419 से बनकर जो शक्ल देता है वो परफेक्ट है। अब सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं। अब इसमें कोई भी किसी किस्म का कोई भी तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं है। हम तर्क वितर्क करके, जान पहचान कर, नेति नेति करके अखंडता तक पहुंच रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसे मैंने इस नंबर को मैंने कैसे पाया है, इसका बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। आज भी मैं मानता हूं महर्षि यज्ञवल्क्य ने दुनिया को ब्राह्मणा स्थापना का वर्णन किया था, जिसे अर्थमेटिक या डिवाइन मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। उसी चीज को आधार लेकर मैंने एक स्क्वायर बनाया था 100 इंटू 100। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम जो बाहर कहती है, मगर उसका वर्णन हमारे शास्त्रों शुरू से ही है। उसके आधार पे मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है 100 इंटू 161.8034 है, और बड़े सिंपल तरीके से मैंने बना के दिया है। मगर यही मैंने कहा है कि ये इतना सिंपल था कि कोई भी कर सकता था। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी ने भी इस तरीके से सोच कर बनाने की कोशिश नहीं की। शायद वो हम अपनी भारत की परंपरा जो हमारे वेद उपनिषद में है उसे भूल गए हैं, या हमें भुला दिया गया है, या हमारी सोच उस तरह नहीं जाती है। मुझे ज्ञान हमारे वेद और उपनिषद में है, उससे ही निकालकर मैंने बनाया था। ये पहला स्टेप है। पहली डायमेंशन ले ली है 1.618034, वही मोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गोल्डन रेशियो है, जिससे परफेक्ट ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं। ये दुनिया भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, मगर दुनिया जो मैथमेटिक्स कहती है कि उसकी रेशियो 1.618 या इनडिफाइन है, वो दोनों गलत है। परफेक्ट ये है। पहला ये मेरा विषय था, वो आ गया था। अब मैंने उससे आगे ले जाने की कोशिश की थी, तो वो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनाते बनाते मैंने देखा कि इसे आप बनाते बनाते 10 बार करके हम एक विषय पे आ जाते हैं, जिसमें ये दिखा दिया था कि इन्वोल्यूशन में 10 स्टेजेस हैं। अगर रोशनी पदार्थ तक बनी है तो 10 स्टेजेस इन्वोल्यूशन में हुआ है। ये चीज मैंने इसमें दिखाई है। ये वही पिक्चर है, वो 5 सीक्वेंस में इस्तेमाल की जाती है, और साथ में गोल्डन रेशियो भी इस्तेमाल करती है। मैंने वही किया, मगर ध्यान में 1.618034 को ध्यान में रखते हुए किया है। प्रिसाइज कंसाइज बना के दिखा दिया है। 10 स्टेज तक कंपूर्ण है, मगर थोड़ा सा ज्यादा है, वो एक के बराबर नहीं है, एक से कम है। अब उसको ढूंढने के लिए
हम आगे चलते हैं। अब इस विषय में देखिए तो मैं इसकी शुरुआत वो स्क्वायर बनाया है 100 इंटू 161.8034। अब जो मैं कह रहा हूं कि पहला जो स्टेज है 21 का है, वो जब डेवलपमेंट होती है तो 22/21 बन जाती है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट करते करते मैं देखता हूँ कि 10 तक तो आसानी से हो जाता है, मगर 11वां नहीं हो पाता है। ये जो स्ट्रिंग थ्योरी के 11 हैं वो संपूर्ण नहीं है। 10 करेक्ट है, मगर थोड़ा सा ज्यादा है। वो ज्यादा जो है वो 3.34419 है। वो चीज मैंने IBM के SPS वर्जन 20 से कैलकुलेट करके दुनिया के सामने पेश किया, क्योंकि मेरे पास 1.618034 भी था और 22/21 भी था, अब 10 भी था। तो लास्ट 5 डिजिट को ढूंढना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, वो करके मैंने दुनिया को दे दिया है। अब वही प्रिसाइज कंसाइज, अब इसे दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती है, क्योंकि ये हर लिटरेचर में आप जिस सारी पिक्चरों में देख सकते हैं वो ब्रह्मांड की पिक्चर है पहले, जिसमें भी आप 10 सन देख सकते हैं। और ये सूर्यमुखी में भी आप वही गोल्डन रेशो को देख रहे हैं। जो वर्लपूल है उसमें भी आप वही देखते हैं। हर चीज में, शंख में भी वही रेशो है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सारी बेहतरीन चीजें हैं जो भारत ने, अखंड भारत ने अपनी देवी देवताओं के बीचों में भी देखी हैं। वो कहीं ना एक प्रिसाइज पॉइंट पे आ गया है, तो हम आगे जाने के लिए आसानी से इसको ले जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब सवाल आ जाता है कि ये DNA मॉडल है जो 22/21 है, और साथ में 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है और पंचभूता हैं, जो दिव्यांग का आधार इसमें है। अखंड अपनी जगह है। मैं अब दिव्यांग की बात कर रहा हूँ। उसका जो है ऊपर के जो 2 पिक्चर्स हैं वो मॉडर्न साइंस के हैं। उन्होंने भी ये दिखाया है कि ये 10 के करीब हैं, 10 प्लस हैं। उन्होंने 11 की बात नहीं की है, 9 की भी बात नहीं की है। अब उनकी साइंस के ऊपर और मेरी प्रिसाइज ये दिखाती है कि बाय 22/21 है, 10 स्टेज 10 पेंटागन्स हैं और बीच में 5 डिजिट्स हैं। ये समझ लीजिए कि दिव्यांग का ही एक सिंबल है, एक प्रयत्न है, एक मूर्ति है, एक एक अच्छी फॉर्म है जो आप आसानी से देख भी सकते हैं। आप इसी चीज के आधार पर मैंने जो दुनिया को दिखाना है, केमिकल स्ट्रक्चर में भी आप इसी चीज को देखते हैं। जो मैंने वी डबल हेलिक्स बनाया था उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दिव्य के आधार पे है। जो वाटसन और क्रिक का मॉडल है वो अच्छा है, बेहतरीन है, मगर ये उससे भी बढ़िया है, क्योंकि इसकी विड्थ 21 एंगस्ट्रॉम है और जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 34 के पास है, मगर 10.34419 स्टैंड हैं, 10 स्टैंड नहीं है। अब वो भी 10 स्टैंड की बात करते थे, मगर मैं 10.344 की बात कर रहा हूँ। ये परफेक्ट है। ये एक खूबी थी जो मैथमेटिकली कंक्लूसिव है। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप मैथ की बात करते हैं तो आपको बहुत प्रिसाइज कंसाइज होना है, जिसमें कोई भी किसी की विचारधारा के लिए कोई जगह ना हो। वो चीज आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये वाटसन एंड क्रिक की परफेक्ट मॉडल को दुनिया के सामने पेश किया। मैं पहले भी दिखा चुका हूं, आज भी दिखा रहा हूं और आगे जाके और भी दिखाऊंगा, क्योंकि अब मुझे 45 मिनट्स तक रिकॉर्डिंग करने की सहूलत मिल गई है जो HD फॉर्म में है। अब इसे डिटेल में और भी दिखा के लोगों को समझाने का मौका मुझे मिल जाएगा, और मैं समझता हूं कि एक ना एक दिन सारी दुनिया इसी ज्ञान को, विज्ञान को, प्रज्ञान को लेकर नई किताबें लिखेंगी, जिससे सबका ध्यान बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा। मेरी वही इच्छा है। अब इस जो मैंने अब बताया है वो इस पिक्चर में मैंने दिखा दिया है कि विड्थ 21 है, ईच स्टैंड जो 22 माइक्रोन का है और नंबर ऑफ स्टैंड इतने हैं। ये पूरी विचारधारा इसमें दिखाई गई है। ये जीवन का सत्य है। अब आगे चलते हैं कि डबल हेलिक्स में एक चीज और दिखा दी कि मैं ये भी दिखाना चाहता हूं कि संतुलन कितना है। अगर वो रिलेटिविटी है, वो एक दूसरे तू मैम है, मगर ये रिलेटिविटी की बात करते हैं तो हाँ एब्सोल्यूट विजडम की बात करते हैं, इम्पेकेबल की विजडम की बात करते हैं। जब हम इम्पेकेबल विजडम की बात करते हैं तो रिलेटिविटी को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसमें मैंने न्यूक्लिक एसिड की दो अलग तरीके से दिखे, एडेनिन और थाइमिन है, गुआनिन और साइटोसिन है।
जो दोनों के प्रोटॉन्स हैं, मैं केमिकल स्ट्रक्चर तक जा रहा हूं, वो दोनों में 136 हैं, दोनों ग्रुप में 136 हैं। और वो एक 2 बैंड के साथ, एक 3 बैंड से है, एक 3 है, जो 5 है, जो भी है सारे दिव्यांग के आधार पे ही है और कुछ नहीं है। अगर जीवन का सबसे बड़ा सत्य जो ब्रह्मांड में है, स्पाइरल गैलेक्सी का है, जहां सोडियम और क्लोराइड का सिंबल मैंने पहले बता चुका हूं, और डीएनए में दिखा रहा हूं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में दिखा रहा हूं, हर लेवल पे यही है। तो हमें मानना पड़ेगा यही जीवन का सत्य है। अब मॉडर्न साइंस अखंड भारत की सोच विचारधारा वेद उपनिषद तक जाकर एक नए एंगल से आ रही है, वही दुनिया के लिए जरूरी है। अब आगे चलते हैं, और मैंने यही कहा, जब रोशनी की बात करते हैं, ई की बात करते हैं, एक ही चीज हमारे मन में उभर के आती है, वो अद्वितीय है, सन। और चांडुक्य उपनिषद साफ शब्दों में कहते हैं, अद्वितीयो ब्रह्मते आदेश। इसका मतलब सूरज भगवान ही साकार ब्राह्मण है, जिसको हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर सृष्टि में जितनी जगह भी कोई बायोलॉजिकल लाइफ है तो वो भूमि पे ही है, वो सूरज के आधार पे है, और दे रोशनी के कारण ही यही है। जो इस चीज को समझ लेगा तो वो समझे कि रोशनी की बात है तो हमें सूरज को ही समझना है, स्पाइरल गैलेक्सी को ही समझना है। इतना समझ लोगे तो अच्छा है। और जो भी बात हमारे वेस्ट के साइंटिस्ट कह रहे हैं, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे आइंस्टाइन हो, या दूसरे हो, वो सूरज को ध्यान में रखते ही करते हैं। और भारत भी सूरज को ही ध्यान में रखते हुए करता है। जिसने सूरज को समझ लीजिए वही हमारे गुरु हैं, उसे ही हम सकते हैं। और मैं हमेशा मानता हूं मेरे गुरु सूर्य हैं, और गुरु से निकली हुई अदिति हीलियम 4 मेरी अंतरात्मा है, गायत्री मेरी माता है, और आदि पराशक्ति महामाता है। इन्होंने मुझे पूरा ज्ञान दिया है, जिसके आधार पर मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं। अब मैं जानता हूं कि हाइड्रोजन के अंदर एक साइकिल चलता है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन। वो हाइड्रोजन हीलियम के बीच में ही चलता है, कोर में चलता है। और जो सूरज के अंदर की गर्मी है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर जो बाहर की गर्मी है वो 1600 डिग्री है। और जिसको ध्यान में रखते ही प्लाज्मेटिक स्टेट में बनाया जाता है। ये भी जीवन का एक सत्य है। और जिसने इस डिग्री को समझ लिया तो वो आसानी से समझता है। मगर जाता है हम हैं, हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, कितनी छोटी है। आप ही खुद सोचिए, देखिए कितना कम है। अब आगे चलते हैं, और मैंने आप ये भी दिखाने की कोशिश है, सूरज और मदर माँ भूमि के बीच में 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। डायमीटर ऑफ सन भी दिखाया है। अगर 150 को डायमीटर सन के देखा जाए तो आप देखेंगे कि 108 सन हैं। इसका मतलब भूमि और सूरज के बीच में 108 सन बीच में आ सकते हैं। ये जीवन का एक सत्य है। वो भी पेंटागन से है, वो भी एनर्जी से है, और उसके पेंटागन के हर एंगल में 108 डिग्री है। ये भी मैथमेटिकल कंक्लूसिव साइंस है। मैं दिखाना चाहता हूं, अगर सत्य है तो सत्य ही रहेगा। सत्यमेव जयते, ओम तत्सत। और सत्य ही आगे है। यही अखंड भारत दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो कर रहा था, कर रहा है, और हमेशा करता रहेगा। शायद इसलिए ही वो विश्व गुरु रहा है, और आज भी है, और कल भी यही रहेगा। क्योंकि इन लोग जो विचारधारा इसकी है, वेद उपनिषद में है, वो संपूर्ण है, और वही आगे आपको ले जाएगी। ये पहला एक प्रूफ है। अब आगे चलते हैं। अगर हम सूर्य भगवान को देख रहे हैं तो उसकी जो डायमीटर है, लेंथ जो है, और जो भूमि की लेंथ है, वो भी 108 टाइम्स की है। ये भी इत्तेफाक नहीं हो सकता है। सूरज और भूमि के बीच में 108 सन हो सकते हैं, और सूरज के ऊपर 108 अर्थ आ सकती है, भूमि आ सकती है। इत्तेफाक नहीं हो सकता है। दोनों एक ही नंबर है, कोई फर्क नहीं है। और जो भी नंबर मैं दे रहा हूं वो मेरी विचारधारा नहीं है। जो मॉडर्न साइंस ने अपनी भूमिका को लेकर, अपनी मशीनों के आधार पे, अपने टेलीस्कोप के आधार पे, अपनी कैलकुलेशन के आधार पे जो ज्ञान दिया, उसके आधार पे ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक दिखाना चाहता हूं। यही स्पिरिचुअल साइंस है। जो स्पिरिचुअल साइंस को समझ लेगा
वो सृष्टि को समझ लेगा, वो अपने आप को समझ लेगा, ब्रह्मांड को समझ लेगा, पिंडांड को समझ लेगा, वही संपूर्ण होगा, वही सच्चित आनंद का अनुभव कर पाएगा। वही ज्ञान हमें दुनिया को देना है। टूटा फूटा रिलेटिव नॉलेज नहीं देना है, हमें इम्पेकेबल विजडम देनी है। यही चीज मैं बार बार दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि हमारी सोच अखंडता की तरफ होनी चाहिए, इम्पेकेबल विजडम की जरूरत है। हर किताबों में एक जैसा ही ज्ञान हर स्टूडेंट को पूरी दुनिया में मिलना चाहिए, ताकि सबको हम एक तरीके से नाप तोल कर दुनिया के सामने पेश करें। हमें स्टूडेंट को गुमराह करने का जब कोई अधिकार नहीं है। यही मेरी विचारधारा, इसलिए मैं जो भी कर रहा हूँ अकेला हूँ, मैं पूरी दुनिया के साथ कर रहा हूँ। आपका काम अच्छा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर वो थोड़ा कमियां हैं, वो कमियां ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मगर अब क्योंकि ज्ञान तो है, उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, दिव्य के आधार पे, अखंड के आधार पे। और मैं समझता हूँ कि अगर आपकी विचारधारा रिसर्च दिव्यांग को लेकर होगी तो ये दुनिया का एक नया ज्ञान दुनिया को मिल जाएगा। जब वो मिल जाएगा, हर किस्म की कमियां पेशियां खत्म हो जाएंगी। यही मेरी विचारधारा है। इसलिए मैं हर चीज को इतनी दूर तक, काफी लोग मुझे कहते हैं कि आप 45 मिनट्स के क्यों बना रहे हैं, एक्चुअली में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो भी ज्ञान है, अगर वॉकिंग टॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया है, उसके कम से कम 45 मिनट के लिए समय चाहिए कि एक छोटे विषय को डिटेल के साथ हम दुनिया के सामने पेश कर पाएंगे। ये 5-10 मिनट में आप गुमराह कर सकते हैं, ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अखंडता नहीं दे सकते हैं। अगर आपको समझना है तो आपको 45 मिनट्स के ध्यान के साथ मेरे वीडियो को देखना है, समझने की कोशिश करनी है, फिर जाके आप दिव्यांग और अखंड को समझ सकते हैं, कुदरत को समझ सकते हैं, अखंडता ला सकते हैं। यही मेरी कोशिश है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दुनिया में अगर हम हितोपदेश के दे के विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता पात्रता च धनम धर्म सुखम। अगर दुनिया में सुख चाहिए तो आपको इम्पेकेबल विजडम चाहिए। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पाया है, मैंने जाना है, अब मैं दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा कि यही जीवन का सत्य है। अब आगे चलते हैं। आप सूर्य भगवान में है, आप इसमें भी मैंने ये दिखाने की कोशिश है कि नॉर्थ पोल और 10 साउथ पोल के बीच में सूरज भी अपने आप में रोटेट कर रहा है। वो ऊपर से नीचे आने में 11 साल लेते हैं और 11 से ऊपर जाने के लिए और 11 साल लगते हैं, जिसके आधार पे सोलर कैलेंडर 365.25 डेज है, तो 4 साल में एक बार लीप ईयर बन जाता है। जो ल्यूनर कैलेंडर है तो 354 डेज का है, वो 3 साल में एक एक्स्ट्रा डालने से काम बन जाता है। और सोलर और ल्यूनर के बीच में 11 दिन का अंतर है। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां पे भी आगे दिव्यांग ही है, जो दिव्यांग का पहला नंबर है वह 22 ही है, 22 ही है। ये भी एक जीवन का सत्य है। जब सत्य है, कुदरत की हर चीज हर लेवल से देखेंगे तो एक ही है। मैं आज भी मानता हूं जो ब्रह्मांड है वो अखंड है, उसमें त्रुटियां नहीं है। मगर जो त्रुटियां देख रहे हैं उन्होंने देखा नहीं है, जाना है। मैं वही चीज दिखा रहा हूं जो हकीकत में सत्य के साथ जुड़ी हुई है। आप इसी सत्य को आगे ले जाने के लिए, हम इसे और तरीके से समझने के लिए, मुझे लगता है अब आइंस्टाइन की एनर्जी को लेकर, आकाश भूत को लेकर, उसकी रोशनी को लेकर, उसको डेंस स्टेज में डेवलप होते हुए एक स्टेज पर आकर जो मैंने दिखाया है कि रिलेटिव वर्ल्ड में कंफ्यूजन हो सकता है, इंपेरिकल विजडम में नहीं है। मैंने इंपेरिकल विजडम को यहां तक लाके छोड़ दिया है। आप इसमें आप खुद ही से देख सकते हैं कि एक संपूर्णता है, एक जागरूकता है, जो दुनिया के लिए बहुत बढ़िया है। आगे ले जाने की हमारी अच्छी कोशिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो इसे जानकर ये समझ गया कि मुझे जो भी चाहिए कुदरत से मिला है, चाहे वो अदिति है, हीलियम 4 है, या गायत्री है, न्योन है, या आदि पराशक्ति है जो आर्गन है, जब सारे के सारे इनर्ट मैटर्स ही हैं, वो बदलते नहीं हैं, मगर उनमें सारे ज्ञान की है, विज्ञान की शक्ति है, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। फिर आप उसके ज्ञान के आधार पे दुनिया में जो ज्ञान है उसे समझकर उसमें अखंडता तर्क वितर्क करके विवेक के साथ वो लाने की कोशिश करेंगे। ये क्षमता हर इंसान में है। अगर आज हमारा देश और दुनिया अखंडता नहीं पा रही है, उसके लिए मैं किसी मानव को दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि हमारी जो भी ज्ञान
प्रज्ञान है उसमें गलतियां हैं। अगर हम गलतियां ठीक कर दें, हमारा हर इंसान, चाहे वो भारत से हो, चाहे अमेरिका से हो, यूके से हो, अरब से हो, चीन से हो, किसी भी देश से हो, सब एक बराबर बन जाएगी। हम सब में एक ही शक्ति है, सोचने की शक्ति है। इसलिए वेस्ट भी इंसान को थिंकिंग ब्रेन मानता है, और मैं भी मानता हूं कि हमारे अंदर रेप्टिलियन ब्रेन भी है, जो ब्रेन स्टेम और क्या कहते हैं कि स्पाइनल कार्ड के साथ है, और साथ में मैमिलियन ब्रेन भी है जो लिम्बिक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, और कॉर्टिकल ब्रेन थिंकिंग ब्रेन है, और एक सुपर ब्रेन है जो बाहर की 3 आउटर लेयर्स और न्यू कॉर्टेक्स को जानता है, पहचानता है। वो एंटेना बनाकर कुदरत के साथ जुड़ सकता है। वो काम मैं कर रहा हूं। मैं जानता हूं, मैं वो 3 लेयर को जानता हूं, पहचानता हूं, उनको एक्टिवेट कर सकता हूं। उसको यूज करके अखंड कोश से सारी की सारी रोशनी लाकर मैं दुनिया को दे रहा हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो बाकी सारे भी कर, मगर सब कुछ एक ज्ञान जरूरी है। मैं वही ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके आधार पे मैंने पाया है, क्योंकि जब तक सब कुछ एक ज्ञान नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी जो सोचने की पब्लिकेशन की परंपरा है वो अलग तीसरे जा रही है। मेरा जितना भी काम है आज तक इसलिए पब्लिश नहीं हो क्योंकि ये दुनिया के काम के साथ जुड़ता नहीं है। मगर सबकी यही रेफरेंस है, आप रेफरेंस दीजिए कि इसको काम कैसा क्या। मेरा मानना है रिसर्च है तो विचारधारा हो सकती है, मगर आपकी जो पब्लिकेशन है वो निराधार होनी चाहिए, अपने तरीके से हो सकती है। अगर उसका आधार ही पुराना नॉलेज है, उसमें गलतियां ढूंढना है, उसे ठीक करना है, दूसरा और गलतियां ढूंढेगा, तो उसे वो साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर सकता हूँ। अगर रिसर्च की बात है तो मैं वेद और उपनिषद की विचारधारा को लेकर यहाँ तक पहुंचा हूँ, मगर मॉडर्न इक्विपमेंट को लिया है, अलग नहीं लिया है, मगर विचारधारा अलग है। इसका ये मतलब नहीं कि ये पब्लिकेशन के काबिल नहीं है, क्योंकि ये पब्लिश नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है मैं कोरा में आंसर दे दूंगा, अपनी किताबों में दे दूंगा, और वायरल वीडियोस बना दूंगा जो दुनिया देखेगी, जानेगी, पहचानेगी। मैं अपनी तरफ से ज्ञान को बांटने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर द लव ऑफ इट। जो मैंने अनुभव किया है, देखा है, जाना है, पहचाना है। अब दुनिया से कैसे देती है, कैसे नहीं लेती, ये उन पर डिपेंड करता है। आज तक ये है कि हमारे पास ज्ञान ही हम संपूर्ण नहीं है, मगर आज मैंने दे दिया है एक संपूर्ण तरीके से, अखंडता से। आप इसमें देखना, समझना, जानना, पहचानना अब दुनिया का काम है। अगर वो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, इस पे चलना चाहते हैं, तो वो इंसान को खुद करना पड़ेगा। मैं तो रास्ता दिखा सकता हूँ, मगर किसी को बदल नहीं सकता हूँ। ये भी जीवन कर सकते हैं। मगर जो स्टूडेंट मेरे साथ स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी थे, आज तक जुड़े रहे हैं, उनके लिए सेंटर लेना बड़ा आसान है, क्योंकि उनको मैं ज्ञान बांटता रहा हूँ। वो अपने आप में संपूर्ण बनते गए हैं, और वही चीज मैं आगे के सिंबल में दिखाना चाहूंगा। ये अंतिम का सिंबल यही है, जो भी चीज मैंने आप तक दिखाई है इसी में है। इसमें ईड़ा पिंगला सुषमा है, जिसे हम सूरज, भूमि और चांद के साथ जोड़ सकते हैं। इसे ही 10.34 सिंबल्स हैं, चक्रस हैं। इसी में मन है, इसी में सूरज है, इसी में सब कुछ है, इसी में पूरा ज्ञान है। जो इस सिंबल को समझ लेगा वो वेस्ट के मेडिकल सिंबल को भी देख सकता है, और भारत की कुंडलिनी योग चक्रा, सचक्रा निरपरा की पिक्चर को भी देख सकता है। मगर मैंने इन दोनों को इम्प्रोवाइज करके एक नए तरीके से वो चीजें ऐड करके दुनिया को देख रहे हैं कि जो वेस्ट की पिक्चर है बीच में है, जो ईस्ट की पिक्चर है बीच में है, जो मिसिंग लिंक्स हैं, जो वेद उपनिषद में दिखाए गए हैं, उनको सबको इकट्ठा करके मैं दुनिया के साथ एक नए तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसे आप समझ लेंगे, इसे जान लगे, तो आपको पूरे का पूरा ज्ञान मिल जाएगा। अगर इसी पिक्चर को आप साइड में देखें, आप ओम भी देख सकते हैं, त्रिशूल भी देख सकते हैं, दुनिया का ब्रह्मांड देख सकते हैं। हर चीज इसी में है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो अखंड में नहीं है या इस पिक्चर में नहीं है। जो बाहर देखे तो 48 है, वो एक्सपेंशन है, बीच में 24 है, बीच में 12 है। ये भी मंत्र शिष्ट का आधार है। यंत्र तंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ इसी के बीच में है। जिसने इसको पहचान लिया, इसके मैथमेटिक्स को देख लिया, इसको अनुभव कर लिया, वो कुदरत के साथ जुड़ जाएगा। यही मेरी कोशिश है, यही मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने तरीके से अपने अनुभव को दुनिया के सामने ऐसे पेश करूँ कि लोगों को समझ आ जाए। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफी है। आगे विषय में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।